Hello, I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Maua. Today in class 6, our lecture number 4 in this unit number 3. So today we will discuss about the whatever we discussed at the last of the angles. So starts from that portion today. So that is very crucial for you because of we all know that what do you understand about the angles now. So you can also open this unit number 3 geometrical concept, and we have to discuss at the last 4.1. So at the last we discussed about the SB7 page number 58 in the last lecture. So today we will discuss about the practice question 4.1 and NCERT exercise 4.3, that is from the page 18, that is given into the NCERT page. Okay, and our supplementary book practice question number 4.1. So in that case, I already given you to in the homework of practice question 4, that is available on your supplementary book 8. So how can we write these things? First we have to understood some of the portions here. Here that is from the NCERT book. You can also write this all these things in your fair book also. आप fair book में भी लिख सकते हो because it will helpful for the examination point of view. So draw rough diagram of two angles such that they have. The question is that from the exercise 4.3 of NCERT, page number 18, that is the question 3 is there. Draw rough diagram of two angles such that they have 1 point in common, 2 points in common, and 3 points in common, and 4 points in common, and one ray in common. ऐसे आपको 5 ऐसी फिगर आपको ड्रॉ करनी है. ये बड़ी इजी चीज है. जस्ट वी हैव टू टेक 1 पॉइंट इन कॉमन. कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो? फर्स्ट थिंग इज दैट लाइक दैट वे. ओके, जिसमें पी जेड एक सिंगल वाई पॉइंट के ऊपर कॉमन दो एंगल, आप रेड एंगल्स देख सकते हो, यानी एक ही पॉइंट पे दो एंगल ऐसी आपको फिगर ड्रॉ करने को बोला जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज एग्जांपल्स ऑफ इट. सो 1 पॉइंट इन कॉमन, पॉइंट वाई इज कॉमन टू एंगल के वाई पी. आप देख सकते हो के वाई पी एंड एंगल एक्स वाई जेड. ये दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है? y पॉइंट कॉमन है. दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वन फिगर. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए की फिगर ऐसे ड्रॉ होती है. आप भी ड्रॉ कर सकते हो अपनी फेयर बुक में पैरेलल विथ मी. इट्स वेरी इजी थिंग. यदि 2 पॉइंट्स कॉमन है तो हम क्या करेंगे? ऐसी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन, 2 पॉइंट्स इन कॉमन. हम कह सकते हैं कि here point y and x both are in the common to angle xyp, xyz and xyp. दोनों आप देख सकते हो कि एंगल एक्स वाई पी, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एंगल जब भी आप मेजर करें उसको बीच में ही लिखना है. यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रहा है? वाई पॉइंट पे बन रहा है. दोनों रेड लाइन जो आप दिख रहे हैं वो दोनों एंगल है. तो वाई पॉइंट्स इज द कॉमन फॉर इट. So angle XYZ and angle XYP both are the common points. तो इसमें दो कॉमन पॉइंट आए, एक Y भी कॉमन है और X भी कॉमन है दोनों एंगल में. तो इस तरह से हम 2 पॉइंट्स इन कॉमन की फिगर ड्रॉ कर सकते हैं. वैसे ही 3 पॉइंट्स कॉमन की फिगर आप देख रहे हैं. 3 पॉइंट्स इन कॉमन कैसे हो सकता है? आप देख सकते हो कि तीन एंगल्स यहाँ पे Y, A एंड X तीनों ब्लू में लिखा है. वो तीनों तीन कॉमन है. कैसे? जैसे कि एंगल एक्स वाई जेड, आप एक एंगल बना दो एक्स वाई जेड और एक एंगल बना लो एक्स वाई पी, एक्स वाई पी. सो दैट इज ऑल्सो बी कॉमन हियर. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स इन कॉमन आपको दिख रहा है. सिमिलर वे वी आर यूजिंग फॉर द 3 पॉइंट्स में आपको 4 पॉइंट्स कंसिडर किया तो आप एक ही लाइन पे कितने पॉइंट्स है? वाई बी ए एंड एक्स. there are the 4 common points and we make two angles XYZ and angle XYP. तो इस तरह की फिगर 4 पॉइंट्स की तरह ये चारों चार जो पांचों पांच फिगर इस क्वेश्चन में है वो फिगर आपको अपनी फेयर बुक में भी लिख लेनी है.
लास्ट वन पॉइंट्स दैट इज वन रे इन कॉमन। आप देख सकते हैं कि वाई एक्स करके एक ही रे है। रे कैसे इंडिकेट किया जाता है वो हमें पता है, ऑलरेडी वी लर्न इनटू द बिफोर सेशन। सो वाई एक्स इज द कॉमन टू एंगल एक्स वाई जेड, इसमें वाई पॉइंट्स है जहां पे एंगल बन रहा है। ओके, सिमिलर वे एक्स वाई पी के ऊपर भी वाई एंगल कॉमन बन रहा है, मतलब वन रे इन कॉमन, एक ही रे यहाँ पे इंडिकेट्स हो रहा है। वो रे का नाम क्या है? रे वाई एक्स। इज इट क्लियर? तो ये था पहला क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी ई क्वेश्चन नंबर 3 के सभी कुछ, आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो यहाँ से आप वीडियो में से पांचों पांच फिगर अपने रेफरेंस के लिए फेयर बुक में लिख लेना। नेक्स्ट वन, हमारी जो एक्सरसाइज थी 4.1, इसमें ए क्वेश्चन ए था कि एंगल एक्स वाई जेड कैन नॉट बी रिटर्न एज। उसके लिए यहाँ पे एक फिगर हमें बताई गई थी, आपकी आप बुक में भी देख सकते हो, SB8 पेज नंबर 59 के ऊपर, सप्लीमेंट्री बुक के पेज नंबर 59 के प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, उसमें 4.1 का ए जो दिया गया, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एंगल एक्स वाई जेड कैन नॉट बी रिटर्न एज। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड कैन नॉट बी रिटर्न एज एंगल वाई। एंगल वाई हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। एंगल जेड एक्स वाई लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। एंगल जेड वाई एक्स लिख सकते हैं, और एंगल एक्स वाई पी हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। मतलब एंगल एक्स वाई जेड कैन नॉट बी रिटर्न एज करके आपको एक चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शंस में आपको आंसर देना था। और ये आंसर आपका ये है, आपका आंसर ये है कि एंगल जेड एक्स वाई हम नहीं लिख सकते, एंगल वाई लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई एक्स लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई पी लिख सकते हैं, बट कभी हम एंगल जेड एक्स वाई नहीं लिख सकते क्योंकि जेड के ऊपर एंगल है ही नहीं। बाकी देखो तो वाई पे एंगल है तो वाई मिडल पॉइंट पे आता है तो वो सभी पॉइंट्स कंसिडर होंगे। मैंने एंगल में आपको सिखाया था, जिसके ऊपर एंगल बन रहा है वो अल्फाबेट्स लेटर बीच में आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि एक्स वाई जेड आप करो तो एंगल कौन सा है? वाई के ऊपर है, इसीलिए वो बीच में है तो चलता है। मतलब एंगल एक्स वाई जेड है वो एंगल वाई की तरह लिख सकते हैं, थर्ड वन यानी जेड जेड वाई एक्स की तरह लिख सकते हैं, और एक्स वाई पी की तरह भी लिख सकते हैं, बट वी कांट वी राइट एज अ एंगल जेड एक्स वाई। समझ में आ गया ना? तो ये आंसर है, नीचे का आंसर है, आपके फिगर भी यहाँ पे। तो आपको जैसे ही इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए तब आपको फिगर के साथ नीचे मेंशन करना है कि विच थिंग्स इज कैन नॉट बी रिटर्न। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये था आपका 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये 4.1 का दूसरा क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग 3 लेटर्स। आपको ऐसा बताया गया है कि नेम द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग 3 लेटर्स आपको बनाना है। तो पहले एंगल 1, तो आप 1 एंगल बनाओ, 2 एंगल बनाओ, 1 और 2 दोनों का एडिशन करो, 2 और 3 का एडिशन करो, एंगल सी ओ ए माइनस एंगल 1 करो। नेम द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग 3 लेटर्स। अब 3 लेटर्स से आप बना सकते हो। जैसे कि कैसे बना सकते हो, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट ऑफ दिस। तो दिस इज योर आंसर फॉर 4.1 क्वेश्चन नंबर बी। पहला था आपका एंगल 1। अब एंगल 1 को देखो तो आप 3 लेटर्स में उसको बनाना है, मतलब बी ओ ए। वो कहाँ पे आना चाहिए? जहाँ पे एंगल है वो बीच में आना चाहिए। आप ए ओ बी भी लिख सकते हैं और बी ओ ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ ए, दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। सेकंड वन फॉर एंगल 2, आप देख सकते हो सी ओ बी, दैट इज द आंसर ऑफ दैट एंगल सी ओ बी। आप बी ओ सी भी लिख सकते हो। पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। ओके, फिर एंगल 1 एंड एंगल 2 का एडिशन, एंगल ए, मतलब एंगल ए और एंगल, दोनों एंगल को मिला दो तो पूरा एंगल कौन सा बनता है? सी ओ ए। आप देख सकते हो 1 और 2 दोनों एक ही पॉइंट पे कॉमन है, वो ओ है। तो एंगल सी ओ ए, यहाँ पे आपको
ये प्रोसीजर बनता है। तो इसी तरह से 2 और 3 को मिला दो, तो 2 और 3 को मिला दो तो यानी DOB बनता है, या BOD भी बन सकता है, एंगल BOD। एंड फिफ्थ वन है एंगल COA में से, एंगल COA में से आपको वन एंगल वन निकाल देना है, मतलब आपके पास कौन सा बचेगा, 2 ही बचेगा। तो 2 कैसे बनता है एंगल 2, COB की मदद से। तो आपका आंसर आ गया एंगल COB। आप जैसे ही मैं बोलता हूँ उसी टाइम उस फिगर पे आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट वन, फिफ्थ वन, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, तीनों का एडिशन कर दो, 1 2 3, तो पूरा एंगल क्या बनता है, तीनों को मिला दो तो लास्ट वन रे और नीचे वाला रे आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो एंगल DOA दैट इज फॉर द एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। ओके, सो दैट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.1 का बी सेक्शन। अब क्वेश्चन 4.2 के दो और भी क्वेश्चन है जो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द आर्म ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर एक्सटेंडेड द एंगल बिकम बिगर, और दूसरा इफ द आर्म ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर शॉर्टन द एंगल बिकम्स स्मॉलर। ऐसे 2 टाइप्स के क्वेश्चन है जो अभी हम उस आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.1 के ए और बी इस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया, आप अपनी फेयरबुक में डायरेक्ट लिख सकते हो। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Okay, let us move on to some more exercise from the NCERT exercise 4.3. Here one examples like this kinds of the question also be asked. In the given diagram, name the points in the interior of angle DOC. आप देख सकते हो पूरे एंगल में DO and C, यहाँ पे आप यदि DOC एंगल्स पे आप देख सकते हो तो in the interior of DOC आपको लिखना है in the exterior of EOF, EOF that is the O is the center and angle, and on angle EOF, ये दोनों चीज आपको कंसिडर करनी, तीन चीज A, B and C. How can we set? First one, in the interior of angle DOE, that is the answer is point A. आप देख सकते हो कि DOC में इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, तो आप देख सकते हो कि ए है वो इंटीरियर साइड है, अंदर की साइड है, तो पॉइंट ए इज द इंटीरियर। इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF आप देख सकते हो EOF में एक्सटीरियर कौन है, पॉइंट C एक्सटीरियर है, पॉइंट A भी एक्सटीरियर है एंड पॉइंट D भी एक्सटीरियर है। आप देख सकते हो ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन इस एंगल के पॉइंट में कहीं कनेक्टेड नहीं है। एंगल EOF आप देख सकते हो कि EOF में जब भी हम यूज करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट्स करवा सकता हूँ यहाँ पे कि आप कभी भी यहाँ पे इंडिकेट्स करेंगे तो आप देख सकते हो ना कि हम कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं अभी। जस्ट वी हैव टू टेक फर्स्ट हियर कंसिडर द 2 पॉइंट्स। ओके, इसमें एक पॉइंट से पहले DOE के बारे में, मतलब हम कौन सी बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स है इसकी। अब DOE की आप बात करें, एंगल DOE की, तो इसमें इंटीरियर पॉइंट्स कौन है, ये पॉइंट है, दैट्स वाई दिस इज अ करेक्ट। ओके, अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं यहां से, दूसरा पॉइंट है हमारे इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। अब आप देखो EOF को कंसिडर करना है तो कहां से कंसिडर करेंगे, ऐसे EOF। अब EOF में आप ये पूरा आपका इंटीरियर एंगल बन गया, उसमें कौन से एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक तो A एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, एक ये D पॉइंट एक्सटीरियर हो गया, और एक यहाँ पे आ रहा है आपका C पॉइंट, वो भी इस एंगल के बाहर।
तो 3 हो गए पॉइंट्स, दैट्स वाई इट इज एक्सटीरियर। एंड लास्ट वन की हम बात करें पॉइंट एंगल ई ओ एफ में, तो एंगल ई ओ एफ को फिर से मैं कंसिडर कर रहा हूं। ई ओ एफ में, ई ओ एफ में उसी एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट है? तो एक तो एफ है, एक ओ भी है, एक बी भी है और एक एफ भी है। यानी ई एफ, ई बी ओ एंड एफ, ऑल 4 पॉइंट्स अवेलेबल ऑन दिस एंगल ई ओ एफ। समझ में आ गया ना? जिसके ऊपर है, ऑन मतलब उसके ऊपर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर, ये सभी चीज यहाँ पे मेंशन की है। तो ये बड़ी इजी चीज है, आप उसके ऊपर ऐसे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। So let us move on to the another points that is related with the parts of a triangle and quadrilateral. Parts of triangle as well as quadrilateral, just we have to take it parts. First of all, it's a very easy, you can also write down these definitions and available into the concept times 7 in page number 59. सो ट्राइंगल के सभी पार्ट्स एंड क्वाड्रिलेटरल के सभी पार्ट्स को हम देख रहे हैं। तो पहला, ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या है? ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से जो बनता है सिंपल क्लोज को, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। सो सेकंड वन, ट्राइंगल्स इट हैज 3 साइड्स, वर्टाइसिस ए बी एंड सी, 3 वर्टाइसिस है उसके, or it has 3 sides AB, BC and CA, so that we all know about the triangles parts। तो triangles में दो चीज हमने सीखी, 3 vertices होते हैं और 3 sides होते हैं, और तीसरी चीज इसमें 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। आप देख सकते हो ब्लू लाइन से ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ एंगल ए बी सी आप कंसिडर करें तब उसमें एंगल बी बनता है। यदि आप एंगल बी सी ए रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका एंगल सी बनता है, और एंगल सी ए बी करते हैं तो आपका एंगल ए बनता है। तो कितने? 3 इंटीरियर एंगल्स है, 3 साइड्स है, 3 वर्टाइसिस है और 3 इंटीरियर एंगल्स है। और ट्राइंगल में और भी चीज है, इसमें आप देख सकते हो कि ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। जैसे कि ट्राइंगल का सिंबल कैसे लिखा जाता है? स्मॉल ट्राइंगल जैसे आपको दिख रहा है पहली लाइन में, लास्ट वन, दैट इज a symbol to represent any triangle, and a triangle is named by using its vertices। The triangle shown above can be named ट्राइंगल ABC भी कह सकते हैं, ट्राइंगल BCA भी कह सकते हैं और ट्राइंगल CAB भी कह सकते हैं। मतलब ट्राइंगल उसके वर्टाइसिस के नाम से जाने जाते हैं। मतलब आप एक ही ट्राइंगल को 3 नाम से अलग अलग बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया, और ट्राइंगल में आपको बताया कि कौन सा सिंबल हम ट्राइंगल में यूज करेंगे। तो ये चीज आपके नरेशन के लिए। दूसरा आपका कंसेप्ट है आज का क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल में जैसे 3 साइड होती है, वैसे क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है? 4। ए क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट आप देख सकते हो, ऊपर वाला, साइड के 2 और नीचे बेस वाला, यानी 4 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे यूज किया है। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसिस है, ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स है, 4 लाइन सेगमेंट्स है। सो इट हैज 4 साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ऐसे 4 लाइन सेगमेंट्स है, और 4 एंगल्स, वो भी इंटीरियर एंगल्स है। इट हैज 4 इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी एंड एंगल सी डी ए एंड एंगल बी ए बी। आप उसी फिगर को देखते जाओ और नीचे आप अपने इंटीरियर एंगल्स को बोलते जाओ, तो तब भी आपको उस क्वाड्रिलेटरल का आइडिया आ सकता है। Now 2 diagonals also we have, because of a triangle has no any kinds of the diagonal, but quadrilateral has 2 diagonals। Diagonals are line segment joining the opposite vertices। मतलब A
और सी ये दोनों ऑपोजिट वर्टाइसिस है, और डी और बी ये भी ऑपोजिट वर्टाइसिस है इसी क्वाड्रिलेटरल में। तो आप उसको जोड़ने से जो बनता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करते हैं। यानी बी डी और ए सी आर द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो चार लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होता है। उसका शेप कोई भी हो, बट उसमें लाइन सेगमेंट कितने होने चाहिए? चार। उसमें वर्टाइसिस कितने होंगे? चार। और इसके इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे? चार। ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। Quadrilaterals are named by their vertices. This above quadrilateral can be named ABCD, BC। आप कोई भी एंगल से आप स्टार्ट कर सकते हो। ABCD का या तो BCDA भी कह सकते हैं, CDAB भी कह सकते हैं, और DABC भी कह सकते हैं। यानी चारों चार पॉइंट को पहली पोजीशन पे रख के आप क्वाड्रिलेटरल के नाम लिख सकते हैं। Now, these are the points. After discussing these points, triangle has zero diagonal, वो हमें पता है। इससे कोई भी ब्लैंक्स आ सकती है आपकी एग्जामिनेशन में, तो ये सब ब्लैंक भी आप अपनी फेयरबुक में वीडियो के दौरान लिखते जाओ। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मीट एट अ पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी लाइज इन द इंटीरियर। अब जब भी डायगोनल आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ड्रॉ करेंगे तो उसके डायगोनल इंटरसेक्ट बीच में वो जहाँ पे होगी वो इंटीरियर ही होगा। आप देख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है? दैट इज इन द इंटीरियर पार्ट्स। कभी एक्सटीरियर में वो डायगोनल नहीं रेज करता। और क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय कितने से लाइन सेगमेंट से बनता है? 4। ट्राइंगल कितने लाइन सेगमेंट से बनता है? 3। ओके, तो ये सब चीज़ आपके नॉलेज के लिए। So now let us move on to the another points. Now this is a one exercise for you after learning about the concept of triangle and the quadrilateral. Draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and A points Q in its exterior. Is the point is in exterior or in the interior? Just we have to draw a rough sketch. तो यहाँ पे आपको रफ स्केच ऐसे ड्रॉ करना था कि ए बी सी करके एक ट्राइंगल होना चाहिए, यानी ए बी एंड सी तीनों को आप जोड़ दे, रफ स्केच ही करना है। और आपको मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, यानी ट्राइंगल के अंदर कहीं भी आपको पॉइंट पी इंडिकेट्स करना है, लाइक दिस फिगर। एंड क्यू आपको इस फिगर के बाहर यानी एक्सटीरियर करना है। और आपको इसी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पूछा कि इज द पॉइंट ए इन एक्सटीरियर और इन इंटीरियर। ए जो पॉइंट है ट्राइंगल एबीसी में, ए जो पॉइंट है हमारा वर्टाइसिस, वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? तो हम कह सकते हैं कि ये जिसके लाइन जिससे फॉर्म बना है ट्राइंगल, वो पॉइंट को न तो हम इंटीरियर बोल सकते हैं न तो एक्सटीरियर बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल, पॉइंट पी इज lies in the interior of triangle ABC, point Q is the exterior of the triangle ABC, and point A is neither the exterior nor in the interior। मतलब ये पॉइंट एक्सटीरियर भी नहीं कहा जा सकता और इंटीरियर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो ट्राइंगल का ही एक पार्ट है। सो दैट्स वेरी इजी। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट से आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। आपको नीचे दी गई फिगर में से 3 ट्राइंगल को बताना है। तो हम बता सकते हैं कि एक तो ट्राइंगल ए बी डी है, एक ट्राइंगल ए डी सी है और एक ट्राइंगल खुद ए बी सी है। तो 3 ट्राइंगल तो बन सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स आप बना सकते हो। बी के पास, डी के पास 2, सी के पास 1 और ए के पास 2, यानी 2 2 4 5 एंड 6 एंगल्स आप यहाँ पे बना सकते हो। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स इवन। आपको 6 एंगल्स का नाम भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम आपको लिखने हैं। ए बी है, जैसे बी डी है, ए डी है, डी सी है, ए सी है, ऐसे बी सी भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ऐसे 6 लाइन सेगमेंट्स को बताना है। और विच 2 ट्राइंगल्स है एंगल बी एज कॉमन। कहाँ पे 2 ट्राइंगल जिसमें बी एंगल है वो कॉमन होता है, वो
दो ट्राइंगल के नाम भी आपको लिखना है। तो ये सब चीज क्वेश्चंस में है। तो अब ये क्वेश्चंस को हम कंसिडर करते हैं। आइडेंटिफाई थ्री ट्राइंगल इन द फिगर। थ्री ट्राइंगल कौन कौन से हो सकते हैं? ट्राइंगल एबीसी मैंने बताया, ट्राइंगल ए बी डी भी एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल ए डी सी भी एक ट्राइंगल। राइट। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। आप देख सकते हो कि ए के पास भी दो एंगल बनते हैं, डी के पास दो एंगल बनते हैं, दो दो चार, बी के पास एक एंगल और सी के पास एक एंगल यहाँ पे बन सकता है। तो आप 7 एंगल्स कौन कौन से लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी, इसमें बी एंगल है, जो बी बीच में है वो एक एंगल है, बी एंगल है, फिर सी एंगल है, फिर ए एंगल है, फिर डी एंगल है, फिर से डी एंगल है क्योंकि डी के पास दो एंगल है दोनों साइड, और ए एंगल है क्योंकि ए के पास भी दो एंगल है, एंड तीसरा जो हम यहाँ पे इंडिकेट्स कर रहे हैं वो डी ए बी करके एंगल भी बन सकता है। तो यहाँ पे कितने सारे एंगल्स, यानी 7 जो एंगल्स बन रहे हैं उसके नाम आपको लिखने। ऐसे कोई क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करना। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है? इसमें आप भी लिख सकते हो ए बी बी सी सी ए डी बी डी एंड डी सी, ऑल आर द लाइन सेगमेंट्स। एंड विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल बी कॉमन? एंगल ट्राइंगल ए बी सी में भी है और ट्राइंगल ए बी डी में भी कॉमन है। तो एंगल बी आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, कौन से ट्राइंगल में, उसके नाम लिखने हैं। सो दैट इज वेरी इजी। लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स। Okay, so let us move for the last point of this chapter, that is circle. Now, concept time 8 in supplementary book, page number 9, and overall your supplementary book के पेज नंबर 16, SB 9 पेज नंबर 16 के ऊपर कॉन्सेप्ट टाइम 8 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज हमारे यूनिट 1 का लास्ट पॉइंट्स यहाँ पे है। सर्कल के बारे में यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट। सर्कल्स में क्या क्या चीज़ हम कंसिडर करते हैं? तो ये पूरा एक ग्राउंड है जो सर्कुलर ग्राउंड है, और सर्कुलर प्लेग्राउंड है। ये पोल इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द प्लेग्राउंड। जो बीच में जो पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर पोल है, मतलब ये एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट हुआ। तो वो जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर। First one, parts of circle is there. Exactly, the center of a circle is a point from which all points on the circles are at the same distance. मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है वहां से सर्कल के सभी पॉइंट्स को मिला दो, यानी सेंटर से कहीं भी आप जाओ तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, मतलब सेम डिस्टेंस पे ही होगा, उसी को हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं। Say, here 3 person are there, Ram, Rohan and Rahul is on the center. 3 players are standing along the boundary of the playground. Who is the closest to the pole? तीनों तीन, क्योंकि तीनों तीन चीज है, तीनों तीन है, वो सिमिलर डिस्टेंस पे ही है। देखो यहाँ पे देखते हैं तो सेंटर से राहुल, सेंटर से राम और सेंट्रल से रोहन, राहुल, Ram and Rohan are at the equal distance from the center. So in a circle all the points that lies on the boundary of the circle है, मतलब सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट करो तो वो पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा वो इक्वली होगा। मतलब सर्कल के ऊपर आप सर्कुलर में कहीं भी पॉइंट करो और वो पॉइंट से आपका सेंटर है वो सिमिलर रहेगा। वो जो पॉइंट से आपने सेंटर तक जो लाइन खींच रहे हैं उसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। मतलब सेंटर पॉइंट से सर्कल का किसी भी पॉइंट से आप मैच करो या लाइन ड्रॉ करो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। तो फर्स्ट वन, द पॉइंट्स ऑफ द रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर to the points on the circle is called the radius. That is the definition of the radius of the circle. And radii मतलब RADII is the plural of the radius. radius का प्यूरल मतलब गुजराती में हम बोलते हैं ना बहुवचन। रेडियस सिंगुलर है तो उसको एक से ज़्यादा में कन्वर्ट करना मतलब प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं। तो रेडियस को प्लूरल में हम बोल सकते हैं रेडाई।
तो रेडियाई का मतलब होता है एक से ज़्यादा रेडियस. So let us move on to the next point. This is the Rahul runs across the playground passing through the center. मतलब ये सेंटर से वो पास होके इट पास थ्रू, मतलब एक सेंटर में से पास होके वो दूसरे छोर पे जा रहा है. मतलब राहुल रन्स अक्रॉस द प्लेग्राउंड पासिंग थ्रू द सेंटर. राहुल सेंटर से दौड़ रहा है और पास हो रहा है वो सेंटर से दूसरा पॉइंट की तरफ. तो मतलब ये सेंटर से पास हुआ, उस सेंटर से पास हुआ तो जो लाइन बनती है, जो ब्लू लाइन आपको बीच में दिख रही है, एक सेंटर के सर्कल के एक पॉइंट से लेके सर्कल के दूसरे पॉइंट तक, बट वो लाइन ऑलवेज सेंटर में से पास होती है, तब उसको हम डायामीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायामीटर. The straight line passing through the center of a circle with end points on the circle is called the diameter. आप देख सकते हो कि end point दोनों सर्कल के बाउंड्री के ऊपर है और वो लाइन खींचते हैं हम तो वो सेंटर में से पास होती है, तभी उसको हम डायमीटर बोलते हैं. याद रखो डायमीटर की डेफिनेशन क्या है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर. रेडियस और डायमीटर में क्या फर्क है? हमें पता है कि डायमीटर है वो 2 टाइम्स रेडियस से होता है. आप देख सकते हो डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस. रेडियस से कितना गुना होता है? ट्वाइस, 2 टाइम्स होता है. डायमीटर 2 टाइम्स है तो रेडियस उसके हाफ होगी. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रेडियस दोनों साइड पे नहीं होती, रेडियस सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक होती है. और डायमीटर क्या होता है? 2 एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं, बट पासिस थ्रू द सेंटर. सेंटर में से पास की गई हुई पूरी लाइन को ही हम डायमीटर बोलेंगे. ओके, सो लेट अस मूव ऑन दैट. द सर्कुलर डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल. मतलब ये जो अभी आप देख रहे हो ए पॉइंट से वो उसके एक मूवमेंट दिखा रहे सर्कल के ऊपर. अराउंड ए सर्कल, सर्कुलर डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल और द सर्कल्स बाउंड्री. जो सर्कल के बाउंड्री है उसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफरेंसिस. सरकमफरेंसिस का मतलब होता है पूरा सर्क्यूलर डिस्टेंस जो बाउंड्री के ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफरेंसिस. ये सभी वर्ड है आपके पेज बुक में दिया गया है. वो सभी डेफिनेशंस और फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करके अपने एक फेयर बुक के पेज में लिख लेना है. तो ये कंसेप्ट भी, जैसे कि आपने आगे भी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, देन आफ्टर वी गो फॉर द सर्कल, तो सर्कल की चीज़ें भी आप ऐसे लिख सकते हो. ये जो चीज़ है ए से बी तक का डिस्टेंस है. पोर्शन ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल बाउंड बाय 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क. मतलब एक ही लाइन के ऊपर यदि मैं 2 पॉइंट से इंडिकेट कर रहा हूँ, 2 एंड पॉइंट से इंडिकेट कर रहा हूँ, तब उसको बोलेंगे, पूरी को हम सरकमफ्रेंसिस बोलेंगे. बट दो जिसमें सरकमफ्रेंसिस में 2 एंड पॉइंट हो उसको हम आर्क बोलेंगे. सो दैट इज कॉल्ड द आर्क. ए पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंसिस ऑफ द सर्कल बाउंड बाय 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क. तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से समझनी है. कंसिडर ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी. अभी आप देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट्स सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स को यदि कोई एक लाइन से इंटरनली आप कनेक्ट करते हो, एक इसको हम बोलेंगे कॉर्ड. CHORD, कॉर्ड. ए कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल. किसी भी पॉइंट्स को जोड़ते हैं, बट याद रखो सेंटर में से कभी पास नहीं होना चाहिए. यदि सेंटर में से पास हो गया तभी वो डायमीटर बन जाएगा. समझ में आ गया ना? बट सेंटर को टच ना करे और किसी 2 पॉइंट्स को सर्कल के 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन खींचते, उसको हम बोलेंगे कॉर्ड. नेक्स्ट, दैट इज कंसिडर द डायमीटर CD join 2 points on the circle, so the diameter is the longest chord in the circle. सबसे लॉन्गेस्ट कौन होगी? सेंटर को जोड़ती है, मतलब वो सेंटर से पास की गई हुई डायमीटर है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है. बाकी सब कोई भी कॉर्ड आप ड्रॉ करेंगे वो उससे छोटी ही होगी. तो सबसे बड़ी, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है, तो सर्कल में हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल. सिमिलर वे, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? O. इसको हम बोल सकते हैं सर्कल में कौन सा सेंटर है? O. नेम एनी वन रेडियस ऑफ दिस सर्कल. आप किसी भी एक रेडियस का नाम बोल सकते हो. OC है, OD है, OE है,
ओ एफ है, ये सब रेडियस है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो हम बोल सकते हैं कि डी एफ जो है वो डायमीटर। विच ऑफ दिस आर कॉर्ड, कॉर्ड इसमें कौन कौन सा है, कॉर्ड हम बोल सकते हैं ए बी इज द कॉर्ड, ओ एफ इज द कॉर्ड और डी एफ, ये सब है। ए बी ओ एफ और डी एफ ये सभी में कौन कॉर्ड है, ए बी ही है ऑब्वियसली। तो इसके आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी एंड डी एफ आर द कॉर्ड, क्योंकि ये पूरी सेंटर में से पास होती है। तो एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गई और एक छोटी कॉर्ड यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये सभी अभी मैंने बोला वो सभी के आंसर है। पार्ट ऑफ ए सर्कल, हाफ सर्कल जो पूरा पोर्शन है उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। हाफ ए सर्कल और हाफ ऑफ इट्स सरकमफरेंस इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, हाफ मतलब जो हमारा डायमीटर है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, उससे आधा हम यूज करें, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वॉट एवर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। द एरिया एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, ए और बी एंड पॉइंट है, उससे जो आर्क बनती है रेडियस से, ये दोनों आर्क को यदि हम जोड़ देते हैं, ये दोनों लाइन को, देन आर्क इट एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडाई। आप देख सकते हो ना, दो टू रेडाई, टू रेडाई का मतलब यहाँ पे दो रेडियस है, ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों को आर्क और दोनों रेडियाई जब मिल जाती है तब बनता है सेक्टर। ये पूरा सेक्टर, तभी आपको आर्क और दो रेडियाइज का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। एंड दिस इज एरिया एनक्लोज बाय एन आर्क, आर्क को एंड कॉर्ड, कॉर्ड और आर्क को एनक्लोज करते हैं मतलब उसको जोड़ देते हैं, तभी जो बनता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सरकमफ्रेंसिस क्या है, आर्क क्या है, सेगमेंट क्या है, सेमी सर्कल क्या है, कॉर्ड क्या है, ये सभी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो यू कैन ऑल्सो फोकस्ड ऑन दिस एंड यू कैन ऑल्सो फिल अप दिस particular fill in the blanks. A sector is formed by an arc and two radii. The diameter of a circle divides it into two equal halves. Diameter circle को कितने halves में convert करता है, two halves में. And the diameter is the longest chord of a circle. तो ऐसी कोई भी blanks आपके questions में आ सकती है. So end of this session, I again concern that you have to we completed the chapter number 1. Here this is a basic geometrical idea of this unit. We have to take another chapter, that is understanding elementary shape and the symmetry. दो चैप्टर अभी भी इस यूनिट में रिमेन्स है, that we have to cover within a next lectures. So you can also going for this up to the end of this SB9. तो आज आपका होमवर्क रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज टुडेज होमवर्क इज you have to write down the concept time 7 triangles and quadrilateral, that is given in page number 59. Concept time 7 triangle and quadrilateral, that is given in page number 59. एंड पेज नंबर 60 में कॉन्सेप्ट टाइम 8, जिसमें सर्कल के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करके आपको भेजना है, उसमें सभी की डेफिनेशंस एंड सर्कल की डायग्राम। सो 2 पेजेस का होमवर्क आज मैं दे रहा हूँ, पेज नंबर 59 एंड पेज नंबर 60. इज इट ओके? And we will meet very soon into the next lecture. Till you have to work hard in this. Most probable we have to cover this unit number 3. Symmetry तक मुझे जाना है, मतलब अभी हम चैप्टर्स नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप इसमें स्टार्ट करेंगे, और वॉट एवर द लास्ट वीडियो लेक्चर्स आई हैव तब तक हम कंसिडर कर लेंगे. ओके, सो you have to work hard more and you have to having any kinds of doubt, then you ask me. Thank you very much, and be careful about the homework and regularly send the homework. Thank you very much.